हेलो स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे कल लास्ट वीडियो में जो अपन ने बात की थी वो संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे। संयोजकता बंध सिद्धांत की एप्लीकेशंस बता रहे थे कि संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या है, कहाँ कहाँ पे उस सिद्धांत को अप्लाई किया जा सकता है। संयोजकता बंध सिद्धांत एक उपयोगी सिद्धांत है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस का अपन जवाब ले सकते हैं। साथ ही यहाँ यह भी देखना है कि इसके सफलताओं के साथ साथ इस सिद्धांत की बहुत सारी असफलताएं भी हैं, बहुत सारे जवाब क्वेश्चंस भी हैं जिनके जवाब इस सिद्धांत के द्वारा नहीं दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत की असफलताएं या कमियां। संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां। लिमिटेशंस ऑफ यूनिटी सिद्धांत। जैसे संयोजकता बंध सिद्धांत की अनेक कमियां हैं, जिनमें से सबसे पहली कमी अपन ले सकते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा हम संक्रमण धातु तत्वों के रंग की व्याख्या नहीं कर सकते। संक्रमण धातु तत्वों के रंग की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत के द्वारा हम नहीं बता सकते कि संक्रमण धातु तत्वों के जो विलयन विलयनों की रंग, संक्रमण धातु तत्वों के विलयनों की जो रंग है उसकी व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती है। इसकी पहली कमी है। इसकी दूसरी कमी है, इस सिद्धांत के द्वारा या वीबीटी के द्वारा वीबीटी अवशोषण स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। अवशोषण स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तीसरी जो इसकी कमी थी, वीबीटी सिद्धांत के द्वारा हम संकुल यौगिकों की आकृति में विकृतता को समझाने में असफल रहे। वीबीटी संकुलों में विकृतता डिस्टोर्शन को समझाने में असफल रहा। विकृतता को नहीं समझाया जा सकता इस सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट, वीबीटी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को धातु परमाणु या आयन को अधिक महत्व देता है जबकि लिगेंडों को कम महत्व देता है। प्रबल दुर्बल लिगेंड, स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड को समझाने में असफल रहा। इस सिद्धांत के द्वारा
किस तरह से लिगेंड प्रबल होते हैं और किस तरह से लिगेंड दुर्बल होते हैं, या किस तरह से प्रबल क्षेत्र संकुल बनते हैं और किस तरह से दुर्बल क्षेत्र संकुल बनते हैं, इस बात को नहीं समझाया जा सकता। साथ ही विविधि सिद्धांत संकुलों के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा। इस सिद्धांत के द्वारा संकुलों का स्थायित्व नहीं समझाया जा सकता। तो ये जो अभी मैंने लिखी, ये विविधि सिद्धांत की कुछ कमियां हैं। जैसे फर्स्ट कमी अपन लेके चलते हैं, इसके अलावा और भी कमियां हैं विविधि सिद्धांत की। पहली कमी अपन लेके चलते हैं कि संक्रमण धातु तत्वों के विलयनों के रंग की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ देखना ये होगा कि जो कलर है वो किस कारण से किसी भी विलयन का जो कलर हमें दिखाई देता है उसका रीजन क्या है। उसके पीछे ये देखा जाता है कि किसी भी विलयन का रंग जो है वो उसके जो अवशोषित विकिरणों का पूरक रंग है जो हमें दिखाई देता है। जो ऑब्जर्वेशन रेडिएशंस हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उनके रेसिप्रोकल कलर का इमिशन करते हैं और उसी कलर के वो हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ ये देखना होगा कि विविधि सिद्धांत के द्वारा इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इन चीज़ों को नहीं समझाया जा सकता है, जो इसकी पहली कमी है। दूसरा यहाँ लिख सकते हैं कि विविधि सिद्धांत अवशोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं करता। विविधि सिद्धांत के द्वारा किसी संकुल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के जो डी कक्षक हैं उनको वो विपाटित नहीं करता, यानी कि उनकी वो डिजेनरेट है, जो ऑर्बिटल्स है उनको स्प्लिट नहीं करता है, स्प्लिटिंग की बात नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में कैसे जाएंगे, इस बात को विविधि सिद्धांत नहीं बताता है। तो फिर वो स्पेक्ट्रम को समझाने में भी असफल रहता है। इस तरह से विविधि सिद्धांत के द्वारा किसी संकुल यौगिक के स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया जा सकता कि कोई संकुल यौगिक रंगीन किस कारण होता है। नेक्स्ट, विविधि सिद्धांत संकुलों में विकृतता को समझाने में असफल रहा। जैसे अपन देखते हैं कि कोबाल्ट बहुत सारे संकुल यौगिक हैं, जैसे Fe का H2 के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं तो इस संकुल यौगिक में देखा जाता है जो 4 बॉन्ड है Fe के H2 के साथ जो 4 बॉन्ड हैं जो स्क्वायर प्लेनर में अरेंज होते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, वो तो सेम साइज के होते हैं। लेकिन जो एक्सियल बॉन्ड है जो 90 डिग्री पर है उनकी लेंथ जो है उनसे कुछ बड़ी है। इस तरह से जो शेप है वो कम्प्लीटली ऑक्टाहेड्रल न रहकर विकृत स्थल की हो जाती है, जिसे समझाने में भी यह सिद्धांत असफल रहता है। दूसरा विविधि, नेक्स्ट जो इसकी कमी है, विविधि सिद्धांत में देखा जाता है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर अधिक फोकस किया जाता है, लिगेंड पर कम फोकस किया जाता है। यानी कि इस सिद्धांत से हम ये नहीं समझा सकते कि किस तरह से किसी एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जब बंधित लिगेंड दूसरा हो जाता है तो संकरण का प्रकार बदलने से उसकी ज्यामिति कैसे बदल जाती है। इस चीज़ को समझाने में ये सिद्धांत असफल रहता है। जैसे हमने एग्जाम्पल्स देखे Na का, जब अपन Cl के साथ लेते हैं तो संकुल यौगिक sp3 संकृत अवस्था में है केंद्रीय धातु परमाणु और उसकी शेप जो है sp3 संकरण होने के कारण चतुष्फल की हो जाती है। लेकिन जब साइनाइड लिगेंड लेते हैं तो उसी Na के साथ उसकी जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर हो जाती है। इन सारी चीज़ों को समझाने में ये सिद्धांत असफल रहा कि किस तरह से लिगेंड बदलने के कारण संकुल की ज्यामिति बदल जाती है संकरण बदलने से। यानी कि अगर इन शॉर्ट अपन कहें कि ये लिगेंडों को प्रबल और दुर्बल लिगेंड में विभाजित करने में असफल रहता है। नेक्स्ट इसकी जो कमी अपन देखते हैं कि विविधि सिद्धांत के द्वारा किसी संकुल यौगिक का उष्मागतिकीय स्थायित्व एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ ये विविधि सिद्धांत की कुछ
कमियां थी जो हमने लिखी। इसके अलावा नेक्स्ट जो कमियां हैं वो अपन जैसे इसकी 6th कमी ले सकते हैं। वीपीटी सिद्धांत के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा वीपीटी सिद्धांत CU सेकेंड के संकुल यौगिक की ज्यामिति व स्थायित्व वो समझने में असफल रहा। यानी कि इस सिद्धांत के द्वारा ये नहीं बताया जा सकता कि वीपीटी का जो संकुल यौगिक है, वीपीटी सिद्धांत के द्वारा ये नहीं समझा जा सकता कि जो CU सेकेंड का जो संकुल यौगिक है वो किस तरह से कोबाल्ट सेकेंड के संकुल यौगिक के समान अस्थायी नहीं होता। यानी कि उसका जो स्थायित्व है वो उसके जैसा नहीं होता। जैसे कोबाल्ट सेकेंड का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कोबाल्ट थर्ड इलेक्ट्रॉनों के प्रमोशन से बनता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन 3D से 4D में क्रमोन्नत हो जाता है। इस तरह से वो CO+2 CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। इसी तरह से Cu+2 में इलेक्ट्रॉनों का क्रमोन्नत देखा जाता है, लेकिन इस तरह उनका जो स्थायित्व है वो कोबाल्ट के संकुल यौगिक की तरह क्यों नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को वीपीटी सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा जा सकता है, जिनको वीपीटी सिद्धांत की कमियों के रूप में अपन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने यहाँ पे मेन कमियाँ लिखी, जो सेकेंड ईयर में तो अपन इतना ही इसको समझेंगे कि वीपीटी सिद्धांत की कमियाँ कौन कौन सी थी, जो पॉइंट टू पॉइंट अपन बता सकते हैं। बाकी थर्ड ईयर में जब अपन देखते हैं तो इनको डिटेल्स में पढ़ा जाता है, जिसके जो डिटेल्स नोट्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन है इनका, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के साथ लेकर अपन नेक्स्ट डे आते हैं। थैंक्स।